वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेटलर्जी की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग को पता होगा कि मैंने मेटलर्जी के इससे पहले 21 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। जितने भी बच्चों ने इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखा होगा उनके मेटलर्जी के क्वेश्चन मोर देन 90% सॉल्व हो रहे होंगे। जो 10% क्वेश्चन हैं जो NCERT में दिए हुए हैं, जो आप पर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या किसी वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो उन क्वेश्चनों को लेते हुए मैं आपके सामने 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। अगर और भी आपको लगेगा कि ये बेटर है या आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बता दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चनों को सम्मिलित करते हुए एक वीडियो और बाद में अपलोड कर दूंगा। बट कम से कम मैं 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, जो बुक में दिए हुए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं ये मैसेज सभी बोर्ड के बच्चों को देना चाहता हूँ, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे वो MP बोर्ड के हों। देखो, NCERT पैटर्न ही हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह लागू है, तो किताबें भी आपकी वही चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड क्यों ना हो। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अदर बोर्ड के भी हैं कि वो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। उससे आपके क्वेश्चंस खुद आपको करने की तरीका आ जाएगा कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हमारे पास NCERT के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज तक नहीं पहुँचा हूँ मैं अभी जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर के 2 पेज पढ़ने के बाद फिर 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, फिर 3 पेज पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ ले रहा हूँ, सीक्वेंस से हैं क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग भी हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करता जाऊँगा। देखिए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि सारणी 6.1, ये सारणी आपकी किताब में बनी हुई है, देख लीजिएगा। उसमें जो अयस्क दर्शाए गए हैं उनमें से चुंबकीय पृथक्करण विधि से किसको अलग कर सकते हैं। जो 6.1 की सारणी है, उस सारणी में जितने भी अयस्क लिखे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सारे अयस्क लिखे हुए हैं, 1 2 3 सब लिखे हुए हैं, केवल ये अयस्क नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने अपने मन से जोड़ दिया। तो आपसे पूछा गया है चुंबकीय पृथक्करण विधि से किस अयस्क को अलग करते हैं। आपको देखो, मैंने सिखाया था कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम उन अयस्कों को सांद्रित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या तो जो खुद चुंबकीय प्रवृत्ति के हों, अशुद्धियां अचुंबकीय हों, या फिर वो खुद अचुंबकीय हों और अशुद्धियां कैसी हों, उनमें चुंबकीय प्रकृति की हों। तो यहां पर आपको पता है बॉक्साइड अयस्क, ये केओनिलाइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया है। ये क्ले टाइप की होती है। केओनिलाइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये अचुंबकीय होते हैं, तो इसका पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण से नहीं कर सकते हैं। देखो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तीनों आयरन के अयस्क हैं और इन तीनों का पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जा सकता है क्योंकि ये स्वयं चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कॉपर का कोई भी अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति का नहीं होता है, इसलिए इसका पृथक्करण चुंबकीय विधि से नहीं कर सकते हैं। जिंक का कोई भी अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति का नहीं होता है, इसका भी पृथक्करण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से नहीं कर सकते हैं। कैसेटराइड, ये आपको पता होगा, टिन स्टोन, SnO2, ये इसका सूत्र होता है। आपको पता है कैसेटराइड ये तो खैर अचुंबकीय है, कुछ लोग कहते हैं ये अचुंबकीय है, इसका पृथक्करण चुंबकीय पृथक्करण विधि से नहीं करना चाहिए, मगर नहीं, ये जो अयस्क होता है इसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो खुद चुंबकीय प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए ये अयस्क भी ऐसा अयस्क है जिसका पृथक्करण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और कैसेटराइड ये वो अयस्क हैं जिनका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में निछालन मतलब लीचिंग का क्या महत्व है, हम क्यों निछालन करते हैं। तो हम आपको बता दें कि एल्यूमिनियम के जो भी अयस्क हैं, बॉक्साइड पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, बॉक्साइड और उसके बाद डायस्पोर, कोरेंडम, ये जो भी अयस्क एल्यूमिनियम के होते हैं, इनमें जो अयस्क में जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, अगर हम निछालन करते हैं, लीचिंग करते हैं, तो आपको बताया था हमने कि निछालन में हम कोई केमिकल डालते हैं
और केमिकल डालते ही साथ होता यह है कि वो केमिकल उस पर्टिकुलर धातु के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम का अयस्क लें बॉक्साइड, तो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम तो है ही, Al2O3 उसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O, और दुनिया भर की अशुद्धियां रहती हैं। तो जैसे ही हम उसमें कोई केमिकल डालते हैं, वो केमिकल कौन सा है, आपने पढ़ा है हॉल विधि, बेयर विधि, सरपेक विधि, तो हम देखते हैं कि वो जो एल्यूमिनियम धातु है वो उस केमिकल के साथ रिएक्शन कर लेती है, और जो भी पदार्थ बनता है वो जल में घुलनशील होता है, या उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, और अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसलिए हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में किसका उपयोग करते हैं, निछालन का उपयोग करते हैं, लीचिंग का उपयोग करते हैं। आंसर क्या लिखोगे आप इसको पेपर में, कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में लीचिंग का उपयोग या निछालन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में जब हम बॉक्साइड अयस्क या एल्यूमिनियम के किसी अयस्क में कोई केमिकल मिलाते हैं तो जो पदार्थ मिलता है वह पदार्थ आसानी से अशुद्धियों से पृथक किया जा सकता है, और हम आसानी से अयस्क और गैंग को अलग कर सकते हैं। इसलिए हम बॉक्साइड अयस्क में लीचिंग या निछालन का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, इसको आप लिख लीजिएगा, लिख करके भेजिएगा कि आप लोगों ने कैसा लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। ये एक रिएक्शन है Cr2O3 + 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2Cr + Al2O3। शायद आपको ये रिएक्शन याद आ रही हो। देखो मैंने आपको पढ़ाया था थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में आपको बताया था कि जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो अपचायक का काम करता है और क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में अपचयित कर देता है। याद आ रहा होगा आपको, हम लोगों ने एक क्रूसिबल लिया था, उसमें Cr2O3 और एल्यूमिनियम का पाउडर भरा हुआ था, और आपको याद होगा हमने उसमें एक जैसे पटाखे को चलाने के लिए हम उसकी जो बत्ती निकली होती है उसमें आग लगाते हैं, तब जाकर के वो पटाखा चलता है, अपने आप तो चल नहीं जाता है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3। ये जो इक्वेशन है इसके लिए डेल्टा जी का मान दिया हुआ है। डेल्टा जी मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, और आप सभी ने पढ़ा है कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन होगी, और यदि डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है इस अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा का मान देखने से लगता है कि अभिक्रिया ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव है, मतलब अपने आप हो जाएगी। मगर हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से पटाखा जो रखा रहता है वो रखा रहता है, अपने आप तो चलता नहीं है, मगर जैसे ही आप उसमें माचिस से आग जलाते हो तो तेजी से एक्सप्लोड कर जाता है। सेम टू सेम है, अगर हम Cr2O3 और Al को मिला देंगे तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। अगर हम इस रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो हमें इस रिएक्शन में उच्च तापमान देने की जरूरत है, थोड़ा तापमान देना पड़ेगा। फिर जब तापमान से जब वो रिएक्शन हो जाएगी तो उस रिएक्शन में खुद इतना टेम्परेचर निकलेगा कि वो रिएक्शन फिर होती रहेगी। बट आपको शुरुआत तो करने की जरूरत है। इनिशिएट जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बात यही आ रही है कि इनिशिएट क्यों करना पड़ता है, शुरुआत क्यों करनी पड़ती है, शुरुआत में तापमान क्यों देना पड़ता है, ये हमारा क्वेश्चन है। पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आंसर बहुत सीधा सा है, क्रोमियम ऑक्साइड सॉलिड है, एल्यूमिनियम सॉलिड है। सॉलिड और सॉलिड के बीच में रिएक्शन आसानी से फ्रीक्वेंट वे में नहीं संभव होती है। जब हम उच्च तापमान देते हैं तो ये लिक्विड में आते हैं, ये लिक्विड में आते हैं, और लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्सअप होने लगते हैं और रिएक्शन प्रोसीड होने लगती है। और फिर रिएक्शन प्रोसेस होने पर खुद इतनी टेम्परेचर निकलती है, खुद इतनी एनर्जी निकलती है कि वो रिएक्शन फिर स्मूथ गोइंग वे में अपने आप चलती है। इसलिए हम शुरुआत में उच्च तापमान दे करके इनको पिघली हुई अवस्था में लाते हैं, जिससे वो आपस में कांटेक्ट में आ सकें और उनके बीच रिएक्शन हो सके। इसलिए हम तापमान देते हैं। तो इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के अनुसार, ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एल्यूमिनियम धातु कर्म में मैग्नीशियम धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में नहीं किया जाता है। ये जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं इक्वेशन में लिख दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम Al2O3 को बहुत जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। अगर हम इसमें मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम धातु ले लें, तो ये रिएक्शन इस तरह से होनी चाहिए, एल्यूमिनियम अलग हो जाना चाहिए और क्या बन जाना चाहिए, MgO। ये रिएक्शन पॉसिबल है, होती है। अगर हम एल्यूमिना में मैग्नीशियम मिला दें तो एल्यूमिनियम धातु मिल जाएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ऐसा पॉसिबल है तो हम मैग्नीशियम का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव होते हुए, मतलब ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन होती है, मतलब ऊष्मागतिकी के अनुसार ये रिएक्शन संभव है। मगर आगे देखो क्या लिखा है, ऊष्मागतिकी के अनुसार संभव होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एल्यूमिनियम के धातु कर्म में मैग्नीशियम का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, उसका आंसर समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हमने आपसे बोला कि आप एक बिजनेस करो, आपने कहा ठीक है हम करते हैं बिजनेस, तो हमने कहा लो ये 1 लाख रुपए है, इससे आप बिजनेस करो, और इस बिजनेस में आप जब 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपको नेट अमाउंट जो वापस मिलेगा, मतलब 1 लाख देने के बाद जो आपको वापस मिलेगा वो 10,000 रुपये होगा। तो आप कहोगे हम क्यों करें ऐसा बिजनेस, भाई हम 1 लाख लगाएंगे और आउटपुट हमें 10,000 मिलेगा तो हमें तो 90,000 का घाटा हो जाएगा, हम ऐसा बिजनेस क्यों करेंगे जिसमें हम लगाएं ज़्यादा पैसा और निकले कम पैसा। तो ऐसा बिजनेस तो काम का नहीं होता है। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है। हम चाहते हैं अगर ये रिएक्शन लगाना, तो इस रिएक्शन लगाने से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम मिलता है 10 रुपये का और मैग्नीशियम खर्च हो जाता है 500 रुपये का। तो मैग्नीशियम इटसेल्फ एक महंगी धातु है। अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो मैग्नीशियम धातु मतलब महंगी धातु से एक सस्ती धातु प्राप्त करी जा रही है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए हम मैग्नीशियम धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन में नहीं करते हैं। ये हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा पेज पे, उसके बाद मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर भेजिएगा, देखूं कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और भी जो क्वेश्चंस आपके रह जाएं वो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि सर इसका भी आंसर बता दीजिए। देखो एलिंगम वक्र या थर्मोडायनेमिक्स जो पोर्शन है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन उस पर कराऊंगा, मैं आप लोगों का खुद ब खुद पहले ये इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हो। देखो केवल मेरे तरफ से चीज़ें देने से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पता चलो मैं देता जा रहा हूँ, कुछ बच्चे थक गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कहा ना कि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें। मुझे लगेगा कि आप लोगों का आउटपुट इस चैप्टर को लेकर के बेहतर है, आप लोगों ने मेहनत करी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो चीज़ मेरी एक हिडन है, 2 चीज़ें मैंने इसमें छोड़ी हुई हैं, एक है एलिंगम वक्र या एलिंगम आरेख, और दूसरा छोड़ा हुआ है मैंने क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम बोलते हैं वर्ण लेखन। दोनों को मैं अच्छे से कवर करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिले। आप जब तक अच्छे से वीडियोस को देख करके, उनके नोट्स बना करके, उनकी फ्लो शीट्स बना करके नहीं भेजते हो, मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। कमेंट सेक्शन पे मैं बोलता हूं कि आप कमेंट सेक्शन पर लिखा करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, बट कोई भी बच्चा, उतने ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, शायद वो थके हुए से महसूस करते हैं, तो मुझे नहीं पता। बट अगर समय आपका निकल गया तो वो समय लौट के नहीं आएगा। मैं बस बात इतनी सी करता हूँ। तो मैं इसके बाद अब हम 5वें 6वें क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने की थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि अपचयन के तापमान पर निर्मित धातु द्रव अवस्था में हो तो धातु ऑक्साइड का अपचयन आसान हो जाता है। देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मेटलर्जी डिस्कस करी थी, चाहे वो आयरन की हो, चाहे वो कॉपर की हो, इवन चाहे वो जिंक की हो। देखो हमने आपको बताया था कि जब हम प्रगलन करते हैं, प्रगलन से मतलब समझ लो ना, बात्य भट्टी या रिटॉर्ट, इसमें कोक और गालक वगैरह मिला करके हम भर जाता है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो होता कुछ ये है कि अपचयन होता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझो। यहाँ पे जैसे हमने क्या दिया, ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। मैं जिंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर देना चाह रहा हूँ। जिंक ऑक्साइड लिया हमने और ये कार्बन का अपचयन कर दिया, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 1408 डिग्री के आसपास लेते हैं। ठीक है, और क्या मिल जाता है, जिंक धातु मिल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। फिर यही जिंक धातु किस अवस्था में चली जाती है, वाष्प अवस्था में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि अपचयन जब हो रहा है, मतलब अपचयन जिस तापमान पर हो रहा है, यदि उससे जो धातु बन रही है वो द्रव अवस्था में, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये वाष्प में बन रही है। अगर ये द्रव अवस्था में है तो अपचयन आसान हो जाता है।
द्रव में भी आसान हो जाता है, गैस में भी आसान हो जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन में जो आउटपुट है, मतलब जो उत्पाद है, या तो वो लिक्विड हो या तो वो गैस हो, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है, बहुत स्पॉन्टेनियस तरीके से आगे बढ़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों आगे बढ़ती है। इस क्यों का आंसर समझने के लिए आप देखो, आपको हमने सिखाया हुआ है कोई भी रिएक्शन अपने आप आगे कब बढ़ेगी, या स्पॉन्टेनियस कब होगी, या स्वतः प्रवर्धित कब होगी, जब डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और आपको पता है सूत्र क्या होता है डेल्टा जी का, आपको याद होगा, पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, होता ना, ये सूत्र होता है। अब आप खुद देखो, ये जिंक ऑक्साइड जो हमने लिया था ये कैसा था, सॉलिड था ना, सॉलिड। ये जो कार्बन हमने लिया था इट ऑल्सो सॉलिड, और जो बन गया वो गैस में बन गया या लिक्विड में बन गया। तो आपको पता है कि सॉलिड से बनता है लिक्विड और लिक्विड से बनती है गैस। तो सबसे कम एंट्रोपी, एंट्रोपी आपने सीखा होगा 11वीं क्लास में, कि जो सॉलिड होता है उसकी एंट्रोपी होती है कम, लिक्विड की एंट्रोपी का मान क्या होता है, ज्यादा, और गैस की जो एंट्रोपी का मान है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा। मतलब अगर इन तीनों में देखें तो सॉलिड की एंट्रोपी कम, लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा, और गैस की एंट्रोपी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो आप खुद से देखो, एंट्रोपी ज्यादा, इसका मतलब जो डेल्टा एस है ये क्या है, एंट्रोपी का परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का परिवर्तन। अब आप बताओ, अगर सॉलिड से लिक्विड बदल गया तो एंट्रोपी तो बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, इसका मतलब डेल्टा एस का चिन्ह क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब ये जो डेल्टा एस है ये क्या है, पॉजिटिव। और टी का वैल्यू तो आपको पता है कि परम तापमान 0 से लेकर के और आगे तक रहता है, मतलब टी का वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है। मतलब ये जो राशि है, इतनी राशि है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब आउटपुट क्या होगा, लिक्विड होगा, या आउटपुट क्या होगा, गैस होगा। और जब ये राशि बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ऋणात्मक राशि बढ़ रही है, धनात्मक राशि कम हो रही है। एंड फाइनली डेल्टा जी का जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब है रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यही वजह है कि अगर अपचयन में जो बनने वाली धातु है वो यदि द्रव अवस्था में हो, वो यदि गैस अवस्था में हो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। क्यों स्पॉन्टेनियस हो जाती है, क्योंकि यहां पर इस रिएक्शन में एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, डेल्टा एस का चिन्ह पॉजिटिव रहता है, और डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वजह से डेल्टा जी का जो चिन्ह कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। और ऋणात्मक प्राप्त होने का मतलब है कि ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। ये 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 6वें क्वेश्चन की। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारा 6th क्वेश्चन, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से करिए। देखो मैं इसको यहां मिटा इसलिए दिया क्योंकि कुछ चीज मुझे यहां लिखनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको देखिए। ये 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग जगहों पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने आपसे कहा कि कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म, हाइड्रो धातु कर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा करते हैं, परंतु जिंक का नहीं करते हैं। आपको हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपके लिए नया टर्म आ गया, हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहली चीज याद रखिए कि जो लो ग्रेड, मतलब जैसे हमारा अयस्क है, कभी कभी ऐसा अयस्क होता है जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो अयस्क होता है हाई क्वालिटी हमारा अयस्क, मतलब जिसमें अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा है, उसको बोलते हैं कि इसमें तो बहुत सारा अयस्क है, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, और एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें धातु तो रहती है बट उसमें धातु थोड़ी सी कम रहती है, तो हम इसको बोलते हैं कि लो ग्रेड है, मतलब थोड़ा सा इसका क्वालिटी क्या है, थोड़ा सा कम है। तो लो ग्रेड हमारे पास जो अयस्क है, उस अयस्क से अगर हम धातु प्राप्त करते हैं, लो ग्रेड अयस्क से, निम्न कोटि के अयस्क से कॉपर धातु को जब हम प्राप्त करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो धातु कर्म। आप कहोगे करते क्या है इसमें, तो देखो इसमें करते क्या है कि जो हमारे पास कॉपर का अयस्क है, हमें नहीं पता उसमें क्या है, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लांस है, डजंट मैटर, हमें नहीं पता क्या है, मगर जो भी अयस्क है उसमें कॉपर का कोई ना कोई कंपाउंड तो हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई केमिकल लेते हैं और वो केमिकल उस अयस्क में डाल देते हैं।
तो वो अयस्क एक सॉल्ट बनाता है, मतलब वो जो अयस्क में जो धातु है, मतलब जो कॉपर धातु है, वो उस केमिकल के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएगा और वो जो सॉल्ट होगा वो जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, जैसे हमने अयस्क लिया, उसमें हमने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया थोड़ी देर के लिए, तो हमारा जो कॉपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉपर सल्फेट है उसका जलीय विलयन हमने बना लिया, मतलब कॉपर सल्फेट को हमने जल में घोल दिया। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है उसमें कौन से आयन मौजूद हैं, Cu2+ आयन है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में एक कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु डाल देते हैं। आपको पता है कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी होती है, जिंक। आप कहोगे जिंक ही क्यों डाला, बात करते हैं बाद में। ठीक है, कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु हमने डाल दी, तो हमने कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु जिंक डाल दी, तो हमने क्या देखा कि ये जो जिंक है इस कॉपर आयन को कॉपर धातु में रिप्लेस कर देगा, कॉपर धातु में अपचयित कर देगा और इटसेल्फ क्या बना लेगा, Zn2+ आयन। इसलिए हम जिंक धातु का उपयोग करते हैं कॉपर के विलयन में से कॉपर को अपचयित करने के लिए। यही हमारा पोर्शन है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातुकर्म द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं किया जाता। ठीक है, तो कॉपर का जो जलीय विलयन है उसमें हमने जिंक धातु डाली, जिंक ज्यादा सक्रिय थी, जिंक धातु ने कॉपर आयन को कॉपर धातु में अपचयित कर दिया, इसलिए हमने जिंक का उपयोग कॉपर धातु के निष्कर्षण में कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है, अगर हम जैसा कॉपर का निष्कर्षण कर रहे हैं क्या हम जिंक का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं? तो आप सोचो, अगर हम जिंक का निष्कर्षण करेंगे तो हमें Zn आयन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, मतलब Zn आयन को किस में बदलना है, Zn में बदलना है। मतलब हमें Zn से भी ज्यादा सक्रिय धातु चाहिए पड़ेगी, और Zn से ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है। ये सभी धातुएं क्या होती हैं, जिंक से ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो हमें इन धातुओं का अगर उपयोग करें तो ये रिएक्शन हो जानी चाहिए और हमको क्या मिलना चाहिए, Na+ मिल जाना चाहिए, और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक। मगर हम क्या देखते हैं कि हम जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये इतनी सक्रिय होती हैं कि ये जल से रिएक्शन कर लेती हैं, जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। तो हम क्या करते हैं, जिंक धातु का हाइड्रो धातुकर्म तो नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि जिंक धातु के हाइड्रोकर्म के लिए हमें जिन धातुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिन सक्रिय धातुओं की आवश्यकता पड़ेगी, वो खुद जल से क्रिया कर लेती हैं। इसलिए हम जिंक धातु का हाइड्रो धातुकर्म नहीं कर पाते हैं। जबकि कॉपर धातु का हाइड्रो धातुकर्म करने के लिए हम कॉपर के जलीय विलयन में अधिक सक्रिय धातु डालते हैं, और कॉपर से अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, जिंक। जो जिंक जल से क्रिया भी नहीं करती है, इसलिए जिंक का इस्तेमाल करते हैं, और ये आसानी से कॉपर आयन को कॉपर में अपचयित कर देती है, इसलिए हम जिंक धातु का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले में देखिए सेम चीज है, एक स्थान पर निम्न कोटि के कॉपर अयस्क के साथ, मतलब हमने कहा ना ऐसा अयस्क है जिसमें कॉपर की मात्रा कम है तो उसको क्या बोलेंगे, निम्न कोटि के कॉपर अयस्क के साथ में दो चीजें दी हुई हैं, जिंक दिया हुआ है और आयरन दिया हुआ है। आयरन रद्दी धातु के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, कॉपर का एक अयस्क है जिसको हमने बदल दिया किसमें, कॉपर के लवण में, और वो लवण कैसा था, जल में घुलनशील। ऐसा सब करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, निछालन। तो देखो क्या लिखा है, निछालित कॉपर अयस्क। निछालित कॉपर अयस्क का मतलब है कि जो हमें निम्न कोटि का कॉपर अयस्क दिया था उसमें हमने केमिकल वगैरह मिला करके जल में घुलनशील एक पदार्थ बना लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, निछालित कॉपर अयस्क। के अपचयन के लिए दोनों में से कौन सी धातु ज्यादा बेहतर है, जिंक धातु ज्यादा बेहतर है या आयरन धातु जो है वो ज्यादा बेहतर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो जिंक धातु आयरन से भी ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, देखो कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, उसके ऊपर आयरन है और उसके ऊपर भी कौन है, जिंक है। तो जिंक धातु का हम उपयोग कॉपर के लिए करते हैं, आयरन धातु का उपयोग नहीं करते हैं। जिंक धातु आसानी से इस रिएक्शन को प्रोसीड करती है, इस रिएक्शन को मतलब ये वाली रिएक्शन को प्रोसीड करती है, और जिंक धातु जल में घुलनशील भी नहीं होती है, जल से क्रिया भी नहीं करती है, थोड़ी ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए ये रिएक्शन आसानी से जल्दी से हो जाती है। अगर कोई कहे हम आयरन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर आयरन के उपयोग करने से ये जो रिएक्शन है वो इजीली फीजिबल नहीं है। मतलब हमें गर्म करना पड़ेगा या कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, इट मीन्स हमें कुछ
एडिशनल चीज करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इसलिए हम जिंक धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो इस जिंक धातु को लेने से यूज होती है वो रिएक्शन स्मूथ गोइंग वे में मूव करती है आयरन के कंपैरिजन में। इसलिए हम जिंक धातु का उपयोग तो करते हैं मगर आयरन का उपयोग नहीं करते हैं। ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं, इनको आप सीखिएगा। ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिए हुए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं करीब 10 क्वेश्चन और कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका एक अप्रोच डेवलप हो कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो और भी कोई नया क्वेश्चन आपको दिमाग में उठ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। क्यूरियस बनिए, कुंद बुद्धि मत बनिए कि लकीर के फकीर बना दिया कि चूरन टाइप का सर हमें देते जाओ कि आप तो हमें वो 5 क्वेश्चन पढ़ा दो जिससे हम बोर्ड में हम पास हो जाएं। तो वैसा मत पढ़ो, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर तो आप मॉडल पेपर वगैरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, कुछ नया सोचो, क्रिएटिव बनो, ठीक है। आप क्रिएटिव बनोगे, आप उपयोग कर ले जाओगे, और विदाउट क्रिएटिविटी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। खैर, उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो। अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए इसे। थैंक यू वेरी मच।